नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के ऊपर। अर्थात अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए भारत में 1975 की सरकार ने एक आपातकाल की घोषणा की थी। उस आपातकाल की घोषणा के कारण क्या क्या समस्याएं उस समय भारतीय राजनीति में हुई, भारत में हुई, उन पर आज हम पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भारत की या उसके किसी भी एक भाग की सुरक्षा को युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण की वजह से या आंतरिक रूप से आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार भारतीय संविधान में, भारतीय राजनीति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए सन 1975 में 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो आपातकाल सन 1975 में लगाया गया, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, ये किन कारणों से लगाया गया था। इसकी सबसे पहली जो पृष्ठभूमि थी, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट पर अभी हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपातकाल की दूसरी पृष्ठभूमि थी वो थी गुजरात और बिहार के आंदोलन। इन आंदोलनों ने भी आपातकाल लगाने के लिए बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया था। साथ ही साथ एक तीसरा एक कारण था जो सरकार और न्यायपालिका के संघर्ष से संबंधित था। इन तीनों कारणों ने मिलकर 1975 में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी, ऐसी परिस्थितियां बना दी थी, जिसकी वजह से सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। देखिए, आपातकाल की जो पृष्ठभूमि तैयार करने में तीसरा बहुत अहम कारण था, वो था सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष। इस दौरान, इस टाइम पीरियड के अंदर सरकार के सामने 3 प्रश्न और न्यायपालिका के सामने 3 प्रश्न जो थे वो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आए। पहला प्रश्न ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। इस सवाल का जवाब, सरकार के इस सवाल का जवाब न्यायपालिका के पास था। और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है, उसे कम कर सकती है क्या। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या संसद नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब भारतीय न्यायपालिका को देना था। और देखें, ये जो 3 प्रश्न उठकर सामने आए, इन तीनों प्रश्नों का जवाब न्यायपालिका ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक केस हुआ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के अंदर सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा होता है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का एक बेसिक ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा होता है, और संसद का कोई ऐसा संशोधन जो कि बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, ऐसा कोई संशोधन, तो वो संशोधन मान्य नहीं होगा, वो संशोधन गैर संवैधानिक होगा। इसके बाद केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो 1973 का जजमेंट आया, इस केस के तुरंत बाद 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ था सन 1973 में। और देखें, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश का पद भरा जाता है, वो भरा कैसे जाता है। एक जर्नल परसेप्शन चला आ रहा है, एक जर्नल रूल चला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मौजूदा जज होते हैं, उन सभी मौजूदा जजों में, मौजूदा न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठतम, सबसे सीनियर जज होगा, उस सीनियर जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ऐसी परंपरा भारतीय न्यायपालिका के अंदर चली आ रही थी। लेकिन सरकार ने इन सभी
परंपराओं का विरोध करते हुए, इन सभी परंपराओं के खिलाफ जाते हुए न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया। अब देखें, मैंने यहाँ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि परंपरा ये चली आ रही थी कि मुख्य न्यायाधीश का पद उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज होगा। लेकिन एएन रे जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, एएन रे चौथे नंबर के सीनियर जज थे। सरकार ने इनसे पहले 3 और न्यायाधीश थे जिनकी अनदेखी करते हुए, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति जो एएन रे थे उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। और एएन रे का मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होना राजनीतिक रूप से विवाद का विषय बन गया था। विपक्षी जितनी भी पार्टियां थीं उन्होंने सरकार के इस सरकार के इस कदम का पूर्ण रूप से विरोध किया। क्यों? क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की अनदेखी करके एएन रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था, न्यायाधीश बनाया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था, वो सरकार के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। सरकार के इस तरीके के बिल्कुल खिलाफ थे कि सरकार को जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा का तोड़ना नहीं चाहिए था, उस परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। और इसके बाद देखें, जो न्यायपालिका से संघर्ष की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ एक न्यायपालिका से संघर्ष एक दूसरे रूप में भी निकलकर सामने आता है। जब 1971 में 1971 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो थे राजनारायण। और राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर करा इलेक्शन के बाद। इन्होंने ये आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, 1971 में इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, साथ ही साथ इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। और इस पूरे केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल थे। उन्होंने 12 जून 1975 को एक जजमेंट पास किया जिसमें इंदिरा गांधी का निर्वाचन जो था उसे अवैधानिक, गैर कानूनी करार दिया। इन्होंने यह कहा, न्यायाधीश ने यह बात कही कि राजनारायण के द्वारा जो आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाए गए हैं वो सही पाए जाते हैं और इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से जीता है और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन देखें, जैसी कि परंपरा भारतीय न्यायपालिका के अंदर चली आ रही है, यदि उच्च न्यायालय कोई आदेश देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में उस आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। और हुआ भी ऐसा ही, जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गैरकानूनी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपील की सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को हाईकोर्ट के इस फैसले पर एक आंशिक स्थगन आदेश सुनाया, एक टेम्परेरी आदेश सुना दिया कि भाई जब तक इस केस के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी का केस आया है इनके चुनावों को लेकर, इस पर जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद रह सकती हैं संसद में, लेकिन कार्यवाही जो होगी उसमें इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये संसद की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले पाएंगी। तो ऐसा आंशिक स्थगन आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को सुनाया था। इसके बाद जब ये स्थगन आदेश सुना दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के छात्र आंदोलनों को लीड कर रहे थे, उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर, उस समय जो भी कांग्रेस के विपक्षी दल थे उन सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 25 जून 1975 दिन में, यहाँ दिन की बात हो रही है, दिन में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन करा और इस विशाल प्रदर्शन के द्वारा जो संकेत देना था वो जयप्रकाश नारायण ये संकेत देना चाहते थे
कि इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा दें। इन्होंने नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की, इन्होंने इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इनका मानना ये था कि देखें भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो गैर कानूनी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में नैतिक आधार पर इंदिरा गांधी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव लड़ें। ऐसा जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल प्रदर्शन जो किया गया था, उसके अंदर ये दबाव डालने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि सारा माहौल, देश का ये जो सारा माहौल था, न्यायपालिका भी इंदिरा गांधी और उसकी सरकार के खिलाफ हो रही थी, और जो आंदोलन चल रहे थे वो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहे थे। तो इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं इस प्रकार की फीलिंग आने लगी, इस प्रकार की भावना उनके अंदर घर कर गई कि ये उनका व्यक्तिगत तौर पर विरोध किया जा रहा है, सरकार का विरोध ये नहीं है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने इस विरोध के दौरान सेना और पुलिस और सरकारी जो कर्मचारी थे, जो परेशान थे इंदिरा गांधी की सरकार से, उनसे ये आह्वान किया कि वे सरकार के किसी भी अनैतिक या जो गैरकानूनी आदेश हैं उन आदेशों का पालन ना करें, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा था कि इंदिरा गांधी हमारे इस प्रदर्शन को, हमारे इस विशाल प्रदर्शन को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास जरूर करेंगी और कहीं ना कहीं हमें पीछे हटने के लिए कहेंगी। और जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि ये सारा माहौल, पूरे देश का माहौल सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के चलते अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और आगे चलकर ये एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।